गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, हम लोग ने ऑलरेडी अभी तक चैप्टर नंबर 1 यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया है और अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी नेशनल इनकम की तरफ जा रहे हैं। नेशनल इनकम में भी हमने एक लेक्चर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, बट आज का जो लेक्चर है ना, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, जो लेक्चर 1 में मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ना, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, वही सारी चीज़ें वापस से रिपीट करने वाला हूँ। तो किसी स्टूडेंट ने वो वाला लेक्चर देखा है तो उसको ये वाला लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। वो ये लेक्चर को क्या कर सकता है, स्किप कर सकता है और वो डायरेक्टली पार्ट 2 के साथ स्टार्ट कर सकता है, पार्ट 1 स्किप कर सकता है। तो मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ नेशनल इनकम एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नेशनल इनकम का ऐसा पीडीएफ आप नीचे मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में एक यूआरएल दे दूंगा, एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये अपनी हैंडबुक है बेसिकली, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। अभी नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले नेशनल इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब होता है कि भाई इनकम, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। यस, और कंट्री में कौन रहते हैं, कहने से वहाँ के रेसिडेंट्स रहते हैं, वहाँ के लोग रहते हैं। तो हम लोग नेशनल इनकम का मतलब ये बोलेंगे, इट रिफर्स टू है सम टोटल ऑफ इनकम अर्नड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। यानी हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनकी इनकम का टोटल करो, वही टोटल इनकम हमारे क्या होगी, हमारी नेशनल इनकम भी होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं ऐसा बोलूं कि शैलेंद्र सर की टोटल इनकम कितनी है, तो कहने से शैलेंद्र सर 3 जगह से इनकम कमा सकते हैं। एक अपनी कोचिंग फीस से इनकम कमा सकते हैं, एक शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके इनकम कमा सकते हैं, और किसी को लोन देके इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि शैलेंद्र सर की टोटल इनकम कितनी है, तो आप उनकी इंटरेस्ट इनकम, शेयर मार्केट की इनकम और कोचिंग फीस की इनकम का टोटल कर दो, तो आपको शैलेंद्र सर की इनकम मिल जाएगी। वैसे ही अगर आपको ये जानना है कि शैलेंद्र सर की फैमिली की टोटल इनकम कितनी है, तो कहने से मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, तो मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, बट उनमें से अर्निंग मेंबर कितने हैं, तो कमाने वाले 3 लोग हैं। तो आप इन 3 लोगों की इनकम का टोटल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, मेरा फैमिली का इनकम मिल जाएगा। और ऐसे ही बात करूं कि शैलेंद्र सर जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री की टोटल इनकम कितनी है, कहने से नेशनल इनकम कितनी है, तो कहने से सिंपल सी बात है, इस कंट्री में जितने भी कमाने वाले लोग हैं उन सब की इनकम का आप क्या कर लो, टोटल कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। क्या लिखी है, नेशनल इनकम रिफर्स टू सम टोटल ऑफ इनकम अर्नड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यानी हमारी कंट्री के जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने टोटल इनकम जो भी अर्न की है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम नेशनल इनकम बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स आ रहे हैं इस डेफिनेशन में। पहला एक टर्म आ रहा है हमारे पास, इनकम आ रहा है, एक टर्म टोटल आ रहा है, एक टर्म रेसिडेंट आ रहा है और एक टर्म कंट्री आ रहा है। तो ये कुछ टर्म्स आ रहे हैं, तो इन टर्म्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है अगर हमको नेशनल इनकम का चैप्टर समझना है। तो आप लेक्चर नंबर 3 या 4 से आप अप्रिशिएट करोगे कि हम ये जो 4 टर्म्स हैं इनको इतना डिटेल में क्यों समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम को। इनकम का मतलब क्या होता है भाई, तो एवरी रिसीट इज नॉट अ इनकम, यानी हर बार जो पैसा मिल जाए वो इनकम नहीं है। हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक शॉपकीपर का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, शॉपकीपर का, या फिर ट्रेडर बोल सकते हो आप इसको कि ये ट्रेड करता है गुड्स में। और एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं एनजीओ का। कोई भी एनजीओ ले लो आप, लायंस क्लब ले लो, कोई भी एनजीओ ले लो, ठीक है, रोटरी क्लब, ये सारे एनजीओ हैं। अब शॉपकीपर की बात करो तो कहना ही से शॉपकीपर में क्या होता है कि आप शॉप पे जाते हो, शॉप पे जाके आप शॉपकीपर को क्या देते हो, आप शॉपकीपर को पैसे देते हो, यानी मनी देते हो, और उसके बदले आपको वो क्या देगा, उसके बदले आपको वो क्या देता है, गुड्स देता है। आपको जो चीज चाहिए वो आपको दे देता है। एनजीओ में क्या होता है, तो एनजीओ में यूजुअली क्या होता है कि हम लोग एनजीओ में डोनेशन देते हैं। एनजीओ में हम लोग क्या देते हैं, डोनेशन। तो कहने से हम एनजीओ को पैसा देते हैं। अच्छा चलो, टाटा ट्रस्ट, ठीक है, मैंने टाटा ट्रस्ट में, और लेदर टाटा ट्रस्ट को छोड़ो, कोई भी दूसरा एनजीओ लो जहां पे लेट सपोज कि मैंने वहां पे क्या किया, 500 रुपया डोनेट किया। मंदिर का ट्रस्ट ले लो, ठीक है, मैं मंदिर गया और मंदिर में मैंने क्या किया, मैंने 500 रुपया दान पेटी में डाल दिया। अब मैंने मंदिर में 500 रुपया दान पेटी में डाला, इसके बदले बताओ मंदिर ने मुझे कुछ दिया क्या, कोई गुड्स दिया, कोई सर्विस दिया क्या, द आंसर इज नो। आप कोई बोलेंगे सर आपको प्रसाद मिला है वहां से, तो वो गुड्स नहीं है, समझ रहे हो। 500 रुपए के बदले मुझे इतना प्रसाद मिल रहा है, तो ये नहीं, अगर मैं ऐसा है कि अगर मैं दान नहीं देता तो मुझे प्रसाद नहीं मिलता। तो कहना इससे कि मुझे उस पैसे के बदले कुछ नहीं मिला,
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कहना इसे एनजीओ के अंदर मैंने पैसे तो दिए लेकिन उसके बदले मुझे कोई गुड्स नहीं मिला है, देयर इज नो गुड्स रिसीव्ड। तो कहना इसे दोनों ही केस में पैसे तो रिसीव हुए हैं, इस केस में भी पैसे रिसीव हुए हैं और इस केस में भी पैसे रिसीव हुए हैं, लेकिन और दोनों में ही कहना इसे ये शॉपकीपर की इनकम है और ये एनजीओ के लिए इनकम है। कहने से जो ट्रस्ट है उसको जो दान मिला है वो उसके लिए तो क्या है, इनकम है। तो दोनों में ही फर्क क्या है, तो कहने से एक में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं और एक में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। अब इन दोनों को हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम हम बोलेंगे कि शॉपकीपर ने क्या किया है, शॉपकीपर ने अर्न की है फैक्टर इनकम। क्यों, क्योंकि उसने पैसे लिए हैं और बदले में गुड्स एंड सर्विस दिए हैं। और एनजीओ के लिए हम बोलेंगे कि ये ट्रांसफर इनकम है। क्या है, ट्रांसफर इनकम है, कि उसको इनकम किसी ने ट्रांसफर की है, उसने खुद ने कमाई नहीं है। तो यहां पे एनजीओ ने क्या किया, पैसे लिए हैं लेकिन कोई गुड्स एंड सर्विसेज बदले में नहीं दिए। और मेरे केस में लेट्स सपोज कि मेरे केस में इस चीज को क्या बोलेंगे, ठीक है, मैंने शॉपकीपर को पैसे दिए तो मैं बोलूंगा कि मैंने किए हैं फैक्टर पेमेंट्स। क्या किए हैं, फैक्टर पेमेंट्स। कहना इसे किसी को मैं, किसी का एक्सपेंस किसी के लिए क्या है, इनकम है। तो अगर उसके लिए इनकम है तो मेरे लिए क्या है, वो एक्सपेंस है या फिर पेमेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने क्या किया है, फैक्टर पेमेंट किया है। और यहां पे मैंने किया है ट्रांसफर पेमेंट। यहां पे मैंने फैक्टर पेमेंट नहीं किया है, यहां पे मैंने ट्रांसफर पेमेंट्स किया। अब नेक्स्ट थिंग, अब एक बात बताओ मुझे, इन दोनों ही केस में क्या शॉपकीपर को पैसे मिल जाने से, क्या शॉपकीपर को पैसे रिसीव हो जाने से क्या वो पैसे शॉपकीपर के हो जाते हैं? द आंसर इज नो। शॉपकीपर को एक बार पैसे मिल गए, वो पैसे शॉपकीपर के तब तक नहीं होते जब तक वो उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज ना दे दे। तो कहने से यहां पे रिसीविंग इज नॉट इनफ, रिसीविंग इज नॉट इनफ। यहां पे आपको मनी को क्या करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। कैसे अर्न करना पड़ेगा भाई, आप गुड्स एंड सर्विसेज उसके बदले दे दो तो आप क्या कर लोगे, मनी अर्न कर लोगे। और यहां पे कहने से रिसीव कर लिया, दैट इज इनफ। कहने से पैसा मिल गया बस बहुत है। कहने से यहां पे अर्निंग की जरूरत है क्या, द आंसर इज नो। मंदिर की दान पेटी में एक बार पैसा डाल दिया मतलब वो मंदिर की इनकम हो गई। अब मंदिर को उसको कमाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी क्या, द आंसर इज नो। तो कहने से यहां अर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यहां पे अर्निंग का कॉन्सेप्ट है। यस और नो, यस। अब ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब बुक में क्या लिखा है, इसका डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। तो देखो क्या लिखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स बाय ए ट्रेडर एंड कैश रिसीव्ड बाय एनजीओस आर नॉट सेम थिंग। दोनों क्या है, सेम नहीं है। कैश रिसीव्ड बाय ट्रेडर इज ए फैक्टर इनकम एंड बाय एनजीओ इज ए ट्रांसफर इनकम। जो कैश किसने, ट्रेडर ने रिसीव किया है, शॉपकीपर ने रिसीव किया है, वो क्या है, फैक्टर इनकम है। और जो एनजीओ ने रिसीव किया है वो क्या है, वो ट्रांसफर इनकम है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो देखो फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है, और या फिर ऐसा बोलूं कि फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो क्या लिखा है, इट इंक्लूड कैश रिसिप्ट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी फैक्टर इनकम में जो मनी रिसीव होगा उसके बदले हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे, और ट्रांसफर इनकम में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो इट डू नॉट इंक्लूड्स कैश रिसिप्ट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे बाइलेटरल फ्लो होगा। क्या होगा, फैक्टर इनकम में क्या होगा, बाइलेटरल। अब बाइलेटरल वर्ड का मतलब क्या है, तो बाइलेटरल का मतलब है बाई मतलब टू, तो टू वे। तो देखो यहां पे वन वे हमारे पास क्या हमारे से क्या जा रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, इनकम आ रही है यानी पैसे आ रहे हैं, और दूसरे वे में हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं। तो देयर इज टू वे फ्लो, एक वे से हमारे पास इनकम आ रही है और दूसरे वे से हमारे पास क्या जा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोलेंगे इट इज अ बाइलेटरल फ्लो, वन वे गुड्स एंड सर्विसेज फ्लोज एंड अनदर वे मनी फ्लोज। समझ में आता है कि नहीं आता है। वेर एज यहां पे यूनिलेटरल है, यूनि वर्ड का मतलब है वन और लेटरल का मतलब है वे। तो वन वे इनकम है, यानी यहां पे सिर्फ वन वे मनी ही फ्लो होता है, उसके बदले कुछ भी फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट, ये अर्निंग का कॉन्सेप्ट है,
ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? अर्निंग का कॉन्सेप्ट। क्यों अर्निंग का कॉन्सेप्ट है? क्योंकि यहां पे मुझे सिर्फ रिसीविंग इज नॉट इनफ, मुझे उसको कमाना, अर्न करना जरूरी है। वेयर एज यहां पे रिसीविंग इज मोर देन इनफ। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये रिसीट का कॉन्सेप्ट है और ये अर्निंग का कॉन्सेप्ट है। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट, अभी ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो अपने नोट्स में कि इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। यानी जब आप देश की इनकम का टोटल करोगे तो आपकी नेशनल इनकम में कैन आई से कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम आएंगी। ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्योंकि ट्रांसफर इनकम होती है वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं करती है। ये हम लोग आगे देखेंगे वैल्यू एडिशन क्या होता है, ठीक है। तो नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम आएंगी, ट्रांसफर इनकम नहीं आएंगी। एग्जांपल्स, वेजेस, प्रॉफिट्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रिटायरमेंट पेंशन, यहां पे एक वर्ड मिसिंग है, यहां पे रिटायरमेंट पेंशन एसेट्रा, ये सब क्या है? ये सब हमारी फैक्टर इनकम है। देखो वेजेस में क्या होता है? लेबर सर्विस दे रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ पैसे ले रहा है, तो कहने से टू वे फ्लो है, सर्विसेज आर फ्लोइंग एंड मनी इज कमिंग। तो ये क्या, कौन सी इनकम हो गई? फैक्टर इनकम हो गई। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में कहने से मैं मेरा पैसा यूज करने की सर्विस दे रहा हूं बिजनेस को, कैपिटल डालता हूं कि नहीं डालता हूं? यस, कैपिटल डाल रहा हूं, मेरी मेहनत डाल रहा हूं। कहने से मैं सर्विसेज एंड मनी यूज करने की सर्विस बिजनेस को देता हूं, उसके बदले बिजनेस मुझे पैसे देता है। तो कहने से इट इज ए टू वे फ्लो, इसलिए ये क्या हो गया? ये फैक्टर इनकम हो गया। क्या हो गया? फैक्टर इनकम हो गया। अब वैसे यहां पे देखो, स्कॉलरशिप हो गया, ग्रांट हो गया, ग्रांट हो गया, डोनेशन हो गया। ग्रांट क्या होता है? तो डोनेशन जैसा ही होता है, ऐसा समझो, ठीक है। अब डोनेशन और स्कॉलरशिप में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिला, लेट सपोज स्टूडेंट को क्या मिला? स्कॉलरशिप मिला। अब ये स्कॉलरशिप जैसे कि अपने यहाँ क्लासेस के अंदर होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट सीए करता है तो यहाँ पे एक वापी फाउंडेशन करके एक एनजीओ है, तो वो जो भी स्टूडेंट सीए करता है अगर वो उनके स्कॉलरशिप एग्जाम में पास हो जाए तो उसको वो लोग है ना स्कॉलरशिप देते हैं अप टू 100%, यानी उसकी सारी फीस वो लोग पे करते हैं हमें। तो कहने से आपने लेट सपोज कि बेसिकली सिंपल सी बात करें, आपने स्कॉलरशिप एग्जाम दिया, आप पास हो गए उसमें और उन्होंने आपको 100% स्कॉलरशिप दी। अब 100% स्कॉलरशिप में क्या हुआ है? देखो सिंपल सी बात है, कहने से उस एनजीओ ने आपको पैसे दिए एक तरह से, ये सुनो, बट उसके बदले एनजीओ को आपने क्या दिया? कहने से कुछ भी सर्विसेज और गुड्स नहीं दिए। इसके लिए स्कॉलरशिप क्या हुई? वन वे फ्लो हुई, इसलिए वो क्या हो जाएगी? यूनिलेटरल इनकम। क्या हो जाएगी? यूनिलेटरल इनकम या फिर ट्रांसफर इनकम। अब ये वाला पॉइंट देखो, यहां पे क्या लिखा है? कौन सा नेशनल इनकम में आएगा? फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में आएगा और ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं आएगा। अब आप एक बात बताओ, आप इसको थियरी मान के, ऐसे ही स्कूल में सब लोग ऐसा करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि स्कूल में सर ये तो थियरी है, इसको क्या पढ़ने का। लेकिन आप एक बात सोचो, जब आपको यही नहीं मालूम फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफर इनकम क्या है, तो आप कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो? क्योंकि वहां तो फैक्टर भी होंगे और ट्रांसफर भी होंगे। तो अल्टीमेटली आप क्या करते हो फिर? सम्स में फिर आप रट्टा मारना चालू कर देते हो। ये ट्रांसफर नहीं आएगा, ये आएगा, स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ग्रांट नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। रट्टा नहीं मारने की जरूरत है, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि फैक्टर इनकम्स क्या होंगी? आएंगी, और ट्रांसफर इनकम्स नहीं आएंगी। फैक्टर इनकम में टू वे फ्लो होता है और ट्रांसफर इनकम में वन वे फ्लो होता है। अब नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो आया था हमारा सम टोटल, यानी हमें क्या करना है? टोटल करना है हमारी नेशनल इनकम का। तो वो टोटल करने के हमारे पास देयर आर 3 मेथड्स। कितने मेथड है? 3 मेथड्स, जो हम लोग इस चैप्टर के पार्ट बी में डिस्कस करेंगे, फिलहाल नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग इसको स्किप करेंगे और बाद में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इनफैक्ट पूरा नेशनल इनकम ये टोटल करने पे ही है कि टोटल कैसे करना है। तो उसके 3 मेथड्स हैं, इनकम मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वो आगे आएंगे तब हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि अर्नड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब भाई रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो रेसिडेंट कौन होगा? देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड रेसिडेंट। सिटीजन एंड रेसिडेंट, अगर मैं सिर्फ इंडिया कंट्री की बात करूं तो इंडिया कंट्री में रेसिडेंट तो कोई भी बन सकता है, कुछ कंडीशंस आप फुलफिल कर दो आप रेसिडेंट बन जाओगे। लेकिन इंडिया का सिटीजन बनना किसी के लिए बहुत मुश्किल है। इंडिया का सिटीजन सिर्फ वही इंसान बन सकता है जिसके फादर, ठीक है, या फिर ग्रैंडफादर, या फिर वो खुद हिमसेल्फ इज बॉर्न इन इंडिया। यानी अगर उनका जन्म इंडिया में हुआ है इन तीनों का, तो ही आप इंडिया के क्या हो?
सिटीजन हो, अदरवाइज इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलती है आपको। आपने देखा होगा इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ करती है कि अगर आप 8 साल 10 साल वहाँ पे रह जाते हो, कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो कर दो, तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन इंडिया में ये केस नहीं है। तो सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि आप सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करो तो आप वहाँ के नागरिक हो जाओगे। वेयर इज रेसिडेंटशिप का मतलब डिफरेंट होता है। तो रेसिडेंटशिप का मतलब क्या होता है कि भाई इस साल आप कहाँ थे और इस साल आपकी इनकम कहाँ टैक्स होगी, ऐसा बात कर सकता हूं मैं। तो देखो यहां पे लिखा है बेसिकली, इससे जाने से पहले देखो मैं इनकम टैक्स एक्ट में थोड़ा सा लेके जाऊंगा। एक्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही क्लासेस में बताया था कि लॉ होता है। एक्ट का मतलब क्या होता है? लॉ। तो मैं इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से आपको लेके जाऊंगा। तो इनकम टैक्स लॉ में ऐसा लिखा गया है कि इफ एनी पर्सन रिसाइड्स इन इंडिया, यानी अगर कोई इंसान इंडिया के अंदर 182 डेज से ज्यादा रह जाए तो वो इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात करता हूं, लेट्स से 2018-19 में मैं 183 डेज लेट सपोज यूएस में रहा था, तो मैं इंडिया का रेसिडेंट नहीं हूं। बट क्या मैं इंडिया का सिटीजन हूं? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर और मैं खुद कहां पे पैदा हुए थे? इंडिया में हुए थे। इसलिए आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया बट आई एम नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं 183 डेज कहां था? यूएस में था। और इंडिया का रेसिडेंट होने के लिए उस साल में मुझे कितने दिन इंडिया में रहना पड़ेगा? 182 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। अब अगले साल की बात करता हूं, 19-20। अब इस बार मैं यूएस सिर्फ 20 दिन के लिए गया, बाकी पूरा साल मैं किधर था? इंडिया में था। तो कहने से आई हैव बीन इन इंडिया, आई एम लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। 365 दिन में से सिर्फ 20 दिन ही तो यूएस था, बाकी 345 डेज कहां था? तो कहने से आई वॉज इन इंडिया, कहने से आई लिव्ड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। तो मैं इंडिया का क्या बन जाऊंगा? रेसिडेंट बन जाऊंगा। और सिटीजन तो मैं वैसे ही था। समझ में आता है कि नहीं आता है? अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब लेट सपोज एक ऑस्ट्रेलिया का आदमी है, ठीक है, इसके फादर, ग्रैंडफादर और इसके खुद ये हिमसेल्फ वाज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का आदमी है। ये 2018-19 में इंडिया आया और ये इंडिया में 188 डेज रहा। कितने दिन इंडिया में रहा? ये 188 डेज इंडिया में रहा। तो क्या ये इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा? द आंसर इज यस। क्यों इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा? क्योंकि ये इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रह गया। बट क्या ये इंडिया का सिटीजन होगा क्या? द आंसर इज नो, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही विल रिमेन द सिटीजन ऑफ, कहां का सिटीजन रह जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन रह जाएगा। लेट सपोज 19-20 के अंदर यही आदमी वापस इंडिया आता है, लेकिन इस बार इंडिया में ये सिर्फ 180 डेज ही रहता है। कितना दिन रहता है? 180 दिन ही रहता है। तो क्या ये इंडिया का रेसिडेंट होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि इंडिया का रेसिडेंट होने के लिए आपको कितना दिन रहना चाहिए? 182 डेज रहना चाहिए मिनिमम। उससे ज्यादा रहो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो कहने से ये इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। और सिटीजन तो कहने से ये पहले से ही नहीं था। ये सुनो, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर आपको इंडिया का रेसिडेंट बनना है तो आपको 182 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस। कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस इस साल क्या है? कि बोलते हैं ना ये एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो लोग यहां पे देखो, इस केस में आई वॉज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया का रेसिडेंट नहीं हूं। तो एनआरआई कैसे बनता है कोई इंसान? तो आप भी एनआरआई बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? 182 डेज से ज्यादा आप यूएस घूम के आ जाओ, कोई भी दूसरी कंट्री में घूम के आ जाओ, आप नेपाल घूम के आ जाओ, तो भी आप इंडिया के क्या कहलाओगे? आप रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाओगे। अब इसमें फर्क क्या है दोनों में? रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट में फर्क क्या है? तो देखो कुछ इनकम्स ऐसी होती है जिन पे सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट लोगों को टैक्स भरना रहता है। किसको टैक्स भरना रहता है? रेसिडेंट लोगों को। और कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिन पे रेसिडेंट लोगों को तो टैक्स भरना ही रहता है, बट नॉन रेसिडेंट को भी टैक्स भरना रहता है। तो आप टैक्स की कोई भी चीज बात करोगे उससे पहले आप पूछोगे इंसान से कि भाई तेरा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है?
मोस्ट ऑफ द पीपल आर रेसिडेंट, तो उनको तो सारी इनकम पे ही टैक्स भरना है। बट एनआरआई को कुछ कुछ इनकम पे टैक्स नहीं भरना पड़ता है, क्योंकि अगर वो दूसरी कंट्री में रह रहा है तो वहां की कंट्री भी तो उससे टैक्स ले रही होगी, तो हम भी टैक्स लें, वहां की कंट्री भी टैक्स ले, तो कहने से डबल टैक्स लग जाएगा, और डबल टैक्स कभी भी नहीं लगना चाहिए। इसके लिए कुछ इनकम पे सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को टैक्स लगता है, और कुछ इनकम पे रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट को टैक्स लगता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके। तो इसीलिए हम लोग को क्या फाइंड करना रहता है? रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करना रहता है। ये तो बात हो गई किसकी? ये तो बात हो गई हमारी टैक्स सिस्टम की। अब बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम में आपकी बुक में ऐसा दे रखा है, इनकम टैक्स में तो 182 डेज ही होता है, बट आपकी बुक के हिसाब से रेसिडेंट कौन होगा? तो रेसिडेंट वो इंसान होगा जो मोर देन 1 ईयर इंडिया में रहे, मोर देन 1 ईयर कहां रह जाए? इन इंडिया। यानी कोई इंसान 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह गया तो वो इंडिया का रेसिडेंट। यहां पे कितना दिन था? 182 डेज था, लेकिन यहां पे कितना है? 1 ईयर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग 182 डेज याद नहीं रखेंगे, हम लोग क्या याद रखेंगे? 1 ईयर, क्योंकि हम इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अब मोर देन 1 ईयर इन इंडिया हो जाएगा, और हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उस इंसान का जितना भी प्रॉपर्टी है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो सब कहां पे होने चाहिए? इंडिया में होने चाहिए। अगर उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम और उसकी सारी चीजें अगर इंडिया में है तो हम बोलेंगे कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ना वो कहां पे है? इंडिया के अंदर है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी बाहर से कोई इनकम नहीं आ सकती, बाहर से भी आप इनकम कमा सकते हो, बट मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड मेन प्रॉपर्टी आपकी कहां होनी चाहिए? मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड मेन प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में होनी चाहिए। तो हम आपको बोलेंगे कि आप इंडिया के क्या हो गए हो? रेसिडेंट हो गए हो। इंडिया के क्या हो गए हो? रेसिडेंट हो गए हो। अब रेसिडेंट कौन कौन हो सकता है, यानी हु कैन बिकम द रेसिडेंट? तो देखो रेसिडेंट कौन कौन बन सकता है? तो एनी इंडिविजुअल पर्सन, यानी जैसे कि आप और मैं, इंसान रेसिडेंट हो सकता है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस भी रेसिडेंट हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो कंपनी क्या रेसिडेंट हो सकती है? द आंसर इज यस। कंपनी भी अगर मोर देन 1 ईयर इंडिया में है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में आता है तो वो भी क्या हो जाती है? रेसिडेंट हो जाती है। क्या कोई पार्टनरशिप फर्म रेसिडेंट हो सकती है? आंसर इज यस। क्या कोई एओपी या फिर बीओआई, ये क्या होता है सर? तो इसमें आपके सारे ट्रस्ट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जितने भी एनजीओज होते हैं ना, ट्रस्ट, आपकी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, वो सब आ जाएंगी। तो एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर एक ट्रस्ट बनाए। ये क्या हो गया? ये हमारा बेसिकली बीओआई हो गया। और एओपी क्या हो गया कि 2 कंपनी है, 2 फर्म है, ठीक है, और 1 इंसान, ये पांचों मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसको हम एओपी बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और जब सिर्फ और सिर्फ इंसान लोग मिलके कोई बॉडी बनाए उसे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे। तो ये सब भी क्या होती हैं? अगर 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह जाएं तो वो क्या हो जाएंगी? इंडिया की रेसिडेंट हो जाएंगी। समझ में आता कि नहीं आता? तो एक चीज सिंपल सी मालूम पड़ी हमें कि सिर्फ और सिर्फ इंसान रेसिडेंट नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज भी रेसिडेंट हो सकती हैं। अच्छा ये रेसिडेंट, अच्छा एक बात बताओ, सिटीजनशिप की बात बताओ। सिटीजन कौन कौन हो सकता है? तो कहने से सिटीजन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, इंसान सिटीजन हो सकता है। क्या कोई कंपनी सिटीजन हो सकती है? क्या कोई पार्टनरशिप फर्म सिटीजन हो सकती है? क्या कोई ट्रस्ट सिटीजन हो सकता है? क्या कोई हाउसिंग सोसाइटी सिटीजन हो सकती है? क्या? द आंसर इज नो, दे कैनॉट बिकम द सिटीजन ऑफ अ कंट्री, क्योंकि सिटीजनशिप आपको बाय बर्थ मिलती है, यानी आपके जन्म से, और इन सब का नेचुरल बर्थ नहीं होता, इसे तो इंसान आर्टिफिशियली बनाता है। कंपनी बनाना है तो क्या करोगे? कंपनी बनाना है तो भाई सिंपल सा, किसके पास जाएंगे? अपन गवर्नमेंट के पास जाएंगे, बोलेंगे हमारी कंपनी है, इसको रजिस्टर कर दो। जैसे गवर्नमेंट रजिस्टर कर देते हैं वैसे ही कंपनी का जन्म हो जाता है। तो कंपनी की नेचुरल कोई बर्थ नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है? 2 लोग एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, पार्टनरशिप फर्म बन गई। तो ये इंसान का बनाया हुआ, ये आर्टिफिशियल चीज है, तो इसके लिए इनकी सिटीजनशिप नहीं होती है। सिटीजनशिप किसकी होती है? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स की सिटीजनशिप होती है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? चलें आगे। ओके नाउ, तो कहना ही से कि रेसिडेंटशिप का अगर मैं यहां पे डेफिनेशन देखूं तो क्या लिखा है? एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया कंपनी, फर्म,
ट्रस्ट, सोसाइटीज एसेट्रा, ये सब क्या हो गई, ये सब हो गई हैं हमारी इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब अगर ऑर्डिनरी रिसाइड्स का मतलब है लिव्स, रिसाइड का मतलब क्या है, लिव्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज्यादा कोई इंडिया में रह जाए तो वो इंडिया का रेसिडेंट है। एंड ही सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी शुड बी इन इंडिया, तो वो इंडिया के क्या कहलाएंगे, दे विल बी कॉल्ड एज इंडियाज रेसिडेंट। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। लेकिन यहां पे कुछ लोग एक्सक्लूड किए गए हैं, कुछ लोग एक्सक्लूड किए गए हैं बीइंग रेसिडेंट, यानी अगर ये लोग ऊपर की सारी कंडीशन फुलफिल भी कर दें तो भी ये इंडिया के रेसिडेंट नहीं होंगे, यानी 1 साल से ज्यादा रह जाएं और इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है तो भी ये इंडिया के रेसिडेंट नहीं होंगे। देखो ये इंटरनेशनल रूल्स हैं, यानी बहुत सारी कंट्रीज मिलके एक रूल डिसाइड करते हैं भाई किसको कहाँ का सिटीजन मानना है, किसको कहाँ का रेसिडेंट मानना है। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान को 2 जगह का रेसिडेंट मानेंगे तो वो उसको 2 जगह टैक्स भरना पड़ेगा, तो इसलिए लोग क्या मूव नहीं करेंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव नहीं करते ना तो बिजनेस धीरे ग्रो होता है। ठीक है, तो कोई भी कंट्री को ऐसा नहीं चाहिए कि बिजनेस धीरे ग्रो हो, इसके लिए उन्होंने आपस में कुछ रूल्स बना रखे हैं, और ये रूल्स में ये सारे लोगों को सब कंट्रीज ने क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है कि ये लोग यहाँ के रेसिडेंट नहीं हो सके। जिसमें सबसे पहला है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कोई पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, ठीक है, ये सब पूरी दुनिया का है। तो अगर इनका कोई ऑफिस इंडिया में है और वो ऑफिस इंडिया में 1 साल से ज्यादा है तो वो इंडिया का रेसिडेंट कभी भी नहीं होगा। दूसरे हैं फॉरेन विजिटर्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी बाहर के लोग जब इंडिया में ट्रीटमेंट करवाने आएंगे अपना, ठीक है, हॉलीडे यानी घूमने के लिए आएंगे, स्पोर्ट्स यानी कुछ IPL चल रहा है या फिर कोई भी XYZ चीज चल रही है उसके लिए, या फिर कोई यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है, तो उस केस में वो फॉरेन विजिटर्स अगर इंडिया में 1 साल से ज्यादा भी रह जाएंगे तो भी वो इंडिया के नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे, रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। उसके बाद क्रू मेंबर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली स्टाफ। क्रू मेंबर का मतलब क्या हुआ, बेसिकली स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। तो अगर कोई फॉरेन वेसल आ रहा है, शिप आ रही है, एयरक्राफ्ट आ रही है, तो देखो एयरक्राफ्ट का मतलब जो चीज हवा में उड़े वो एयरक्राफ्ट है। शिप का यूजुअली मतलब क्या होता है, शिप का मतलब वो होता है कि जो पानी के ऊपर चले वो शिप है, और वेसल का मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि जो चीज पानी के अंदर यानी पानी के नीचे चले, जैसे सबमरीन है, तो ये सब क्या होते हैं, ये वेसल्स होते हैं। और कोई बाहर की कंट्री का एयरक्राफ्ट है, बाहर की कंट्री की कोई शिप है और बाहर की कंट्री की कोई वेसल आ रही है, यानी सबमरीन इंडिया आ रही है और वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रही है, तो भी वो इंडिया की रेसिडेंट नहीं होंगे, तो भी दे विल बी कॉल्ड एज नॉन रेसिडेंट। लेट सपोज एक पायलट है, ये पायलट दुबई का है, रोज ये क्या करता है, यहां से दुबई की लेट सपोज फ्लाइट 3 घंटे की फ्लाइट है, ठीक है। तो ये आदमी क्या करता है, तो ये आदमी बहुत एक ही चीज करता है, बहुत सिंपल सी, कि ये मॉर्निंग में दुबई से एक फ्लाइट लेके उठता है, ठीक है, ये पायलट है, और ये इंडिया आता है, ठीक है, इंडिया में ये लोगों को यहाँ पे छोड़ता है, और फिर शाम को रेदर अगले सुबह मॉर्निंग में वो लेट सपोज 3 बजे यहां से निकलता है और वापस 6 बजे दुबई जाता है, और वापस से 7 बजे वहां से एक नई फ्लाइट लेके इंडिया आता है। तो कहने ही से ये आदमी मॉर्निंग में इंडिया में 10 o'clock को आ जा रहा है, 10 बजे 10 AM को इंडिया आ जा रहा है, फिर ये इंडिया में ही रह रहा है पूरा दिन, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अगले दिन मॉर्निंग में ये कितना बजे यहां से उड़ रहा है, लेट सपोज इसकी फ्लाइट है 6 बजे की, रेदर 4 o'clock की, 4 o'clock ये इंडिया में सुबह 4 बजे उठता है, यहां से 6 बजे ये कहाँ जाता है, 6 बजे ये कहाँ पहुंचता है, दुबई पहुंचता है, और 6 बजे दुबई पहुंचने के बाद वहां से दुबई से वापस इंडिया के लिए वो फ्लाइट पकड़ता है 7 बजे, और अगेन 10 बजे इंडिया आ जाता है। कहने इसे मैक्सिमम टाइम हर रोज ये तो इंडिया में ही रह रहा है, तो कहने इसे इस हिसाब से तो ये 365 डेज इंडिया में ही है, तो ये तो इंडिया का ही रेसिडेंट कहलाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखो इनकी तो मजबूरी है, इनको तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा, अगर पायलट एरोप्लेन नहीं उड़ाएगा तो कैसे चलेगा। इसलिए इनको बोला गया कि भाई अगर आपके ऊपर जो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के रूल है ना वो नहीं लगेंगे, यानी क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट पे आपको रूल नहीं लगेंगे। किसके? आपको रूल नहीं लगेंगे 1 ईयर और मोर एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के। उसके बाद लेट सपोज कि मेरे को एक फैक्ट्री डालनी है, ठीक है, लेट सपोज मेरे को एक फैक्ट्री डालनी है, मुझे क्या बनाना है, लेट सपोज कि मुझे पेंसिल्स बनानी है,
क्या बनाना है, मुझे पेंसिल बनाना है। तो अब पेंसिल बनाने की फैक्ट्री डाल दिया और मैंने है ना यूएस से मशीन खरीदा। कहां से मशीन खरीदा है, यूएस से मशीन। अब यूएस से सारी मशीन्स तो आ गई हैं यहाँ पे इंडिया में, मेरी फैक्ट्री में सारी मशीन्स तो आ गई हैं, बहुत सारी मशीन्स आई हैं, लेकिन मुझे थोड़ी ना उन मशीन्स को फिट करना आता है कि भाई कौन सी मशीन कहाँ लगेगी, कैसे चलाना है, ट्रेनिंग देना मुझे नहीं आता है। तो मैं यूएस की कंपनी को बोलता हूं कि देखो यार तुमने मशीन तुमने बनाई है, तुमको तो मालूम है कैसे लगाने का है, तुम्हारा एक आदमी यहाँ पे भेज दो, तुम्हारा एक इंजीनियर यहाँ पे भेज दो, वो इंजीनियर ये मशीन्स को मेरी फैक्ट्री के अंदर क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। अब ये इंजीनियर बोलता है कि भाई ये सब काम करने में तो 1.5 साल लग जाएगा, 1.5 ईयर लग जाएगा, ठीक है। तो क्या ये 1.5 ईयर इंडिया में रहेगा और ये मशीन सेटअप करेगा, तो क्या इस समय में हम इसको इंडिया का रेसिडेंट काउंट कर ले? तो सब कंट्री ने डिसाइड किया कि ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान फॉरेन का आदमी इंडिया आता है फॉर द पर्पस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, जो कि कोई बाहर की कंट्री ने ही बेची है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। तो देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉय ऑफ नॉन रेसिडेंट कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जो इंडिया की नहीं है, बाहर की है, अगर उसका एम्प्लॉय कमिंग टू इंडिया, उसका एम्प्लॉय इंडिया आता है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसके ऊपर ये रूल्स नहीं एप्लीकेबल होंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट, डेली वर्कर्स हु क्रॉसेस द बॉर्डर इन सर्च ऑफ वर्क। तो आपको मालूम है कि लेट सपोज कि इंडिया का, और ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है, रेदर इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, ठीक है, ये इंडिया इस साइड और ये बांग्लादेश है। अब आपको मालूम है कितने सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनका घर यहाँ पे है, इंडिया में है, लेकिन उनके जो खेत हैं, जो फील्ड्स हैं, उनके फील्ड्स यहाँ पे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हर रोज यहां से इंडिया से बॉर्डर क्रॉस करते हैं और कहां जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं। यानी इनका तो घर बाजू बाजू में ही है ना, इधर घर है, घर इंडिया की तरफ आ गया और खेत किस तरफ आ गया, खेत बांग्लादेश की तरफ आ गया। तो इसके लिए ये लोग यहां से ट्रेवल करके यहाँ पे जाते हैं। तो ये लोग रोज वहां पे काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो ये बांग्लादेश के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि डेली वर्कर्स हु क्रॉसेस द बॉर्डर इन सर्च ऑफ वर्क will not be treated as a part of any of the country, ठीक है, सॉरी, will not be treated as a part of Bangladesh, they will be treated as a part of India। तो वो इंडिया के रेसिडेंट होंगे, वो बांग्लादेश के रेसिडेंट नहीं होंगे। तो इनको भी एग्जम्प्ट किया। ऐसे ही कहने से बांग्लादेश के कुछ लोग होंगे जिनका घर किधर है, बांग्लादेश में, और खेत किधर है, इंडिया में, तो वो लोग भी ऐसे ट्रेवल करते होंगे, तो वो लोग बांग्लादेश के रेसिडेंट होंगे, इंडिया के रेसिडेंट नहीं होंगे। तो इसके लिए इनको भी एग्जम्प्ट किया गया। डेली वर्कर्स यानी ऐसे लोग जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बॉर्डर क्रॉस करते हैं रोज, ताकि उनको कोई काम मिल जाए वहां पे, इन सर्च ऑफ वर्क। तो ऐसे हमारे बहुत सारी कंट्री हैं, देखोगे दो अपने रिलेशनशिप विद नेपाल, तो वहां पे नेपाल बॉर्डर पे ऐसा बहुत होता है, बांग्लादेश बॉर्डर पे ऐसा बहुत होता है, ठीक है। तो वहां पे उन सबको आप रेसिडेंट की इस डेफिनेशन में काउंट नहीं करोगे। नेक्स्ट है ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अदर कंट्री। तो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस तो आपको समझ में आ गया, नेवी का कोई इंसान है, एयरफोर्स का कोई इंसान है, आर्मी का कोई इंसान है, वो सब लोग इसमें इंक्लूड होंगे। लेकिन डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स का मतलब क्या है? तो देखो बहुत सिंपल सा चीज है कि लेट सपोज ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया को कहने से यूएस से काम पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा? कहने से ऑलमोस्ट रोज कोई ना कोई पेपर वर्क का काम तो पड़ता ही है। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया यूएस के अंदर एक अपना ऑफिस डाल देता है। क्या करता है? एक ऑफिस डाल देता है। अब इस ऑफिस में, और ऐसे ही यूएस को भी इंडिया में काम पड़ता होगा, तो यूएस ने भी एक इंडिया के अंदर क्या खोल रखा है, अपना ऑफिस खोल रखा है। ये यूएस का ऑफिस है, आप ऐसा समझ सकते हो। इन ऑफिस के अंदर जो लोग काम करते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स। क्या बोलेंगे? ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स। ये आगे जाके हमें और काम आएगा, बट फिलहाल इतना ही समझो इसमें। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स। तो ये ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स जो होते हैं ना, ये भले इंडिया का कोई ऑफिशियल है, लेट सपोज इंडिया का कोई पर्सन है, लेट सपोज मैं हूं, ठीक है, मेरे को इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला जाके यूएस ऑफिस में बैठो अपने, तो मैं यूएस के ऑफिस में बैठता हूँ और वहां पे इंडिया का काम करता हूँ, तो मैं यूएस का रेसिडेंट नहीं कहलाऊंगा, भले मैं पूरा साल यूएस में हूं। मैं कहाँ का रेसिडेंट कहलाऊंगा? आई विल बी नोन एज ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी इन्होंने क्या कर रखा है? एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो ये 7 लोगों को इन्होंने इस डेफिनेशन से बाहर रखा है, रेदर 6 लोगों को।
तो आपको इसको रिमेंबर याद करने की जरूरत नहीं है, कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया, कभी भी नहीं पूछा गया है वाली चीज, बट आपको थोड़ा सा दिमाग में इसको रखना है। तो इसको हर बार जब भी आप अपने नोट्स रिफर करोगे तो इसको एक बार शांति से क्या करोगे, इसकी रीडिंग जरूर कर लोगे, एक बार इसको रीड जरूर कर लोगे। भले ये चीज याद नहीं रहेगी तो चलेगा, बट इसको रीड एक बार आप जरूर करोगे। तो कहने ही से अभी मुझे ये मालूम पड़ गया कि इनकम क्या होता है, रेसिडेंट कौन होता है। तो कहने से जो लोग इंडिया में 1 साल से ज्यादा रहते हैं और जिनका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया का है, उन सब की इनकम का मुझे टोटल करना है। बट इंडिया मतलब क्या, क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया मतलब क्या। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन है इंडिया की। तो भाई इंडिया में क्या, तो लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं और लेट सपोज गवर्नमेंट ऐसा बोलते हैं, मोदी जी ऐसा बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि एनी पर्सन, मोदी जी बोलते हैं कि एनी पर्सन हु लिव्स इन इंडिया हैज टू पे टैक्स, हैज टू पे टैक्स। अब क्या बोला है यहाँ पे, एनी पर्सन हु लिव्स इन इंडिया हैज टू पे टैक्स। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन लेट सपोज साल खत्म हो गया, अभी मार्च में साल खत्म हुआ, और एक दिन मोदी जी आके खड़े हो गए घर पे, बोले लाओ टैक्स लाओ। मैं बोला किस बात का टैक्स, तो वो बोलते हैं कि भाई आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं बोला क्यों टैक्स पे करना पड़ेगा, तो बोलते आप इंडिया में रहते हो। बोला कहाँ इंडिया में, तो बोले कि ये जिस जमीन पे आप वो करते हो ना, ये जमीन किसकी है, ये जमीन इंडिया की है। यानी कहने से मोदी जी के हिसाब से इंडिया में क्या आएगा, लैंड विल बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर इंडिया के लैंड पे कोई इनकम कमाता है तो उसे टैक्स भरना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है मोदी जी। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली नेक्स्ट ईयर ऐसा किया कि मैंने बेसिकली कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ या पढ़ाता हूँ, तो मैंने मेरी क्लास के ऊपर एक स्टेज बनवा दी है। क्या बनवा दिया, एक लकड़ी का स्टेज बनवा दिया, उस पे खड़ा होके पढ़ाता हूं। मैं क्या करता हूं, उस पे खड़ा होके पढ़ाता हूं। और रेदर अगर ऐसा बात करूं कि जब भी मैं आपसे फीस लेता हूं ना, तो फीस लेते टाइम मैं हवा में जंप कर जाता हूं। क्या करता हूं, मैं हवा में जंप कर जाता हूं। अब मोदी जी आके बोलते हैं लाओ भाई टैक्स लाओ। मैं बोला किस बात का टैक्स, आपने बोला था इंडिया मतलब लैंड, यानी जो भी इंडिया के लैंड पे इनकम कमाएगा उसको टैक्स भरना है। लेकिन मैं तो जब इनकम ले रहा था लोगों से, तब मैं तो हवा में था, मैं तो जंप किया था ना, तो आई वॉज इन द एयर। अगर आप लॉजिकली देखोगे, आप अगर इसको फंडामेंटली देखोगे, तो मैं तो हवा में था, तो मैं तो इंडिया में था ही नहीं जब इनकम कमाया, तो मुझे टैक्स नहीं भरना है। तो मोदी जी बोलते हैं कि इंडिया विल इंक्लूड लैंड एज वेल एज एयर स्पेस। एयर स्पेस मतलब क्या, जो हवा है वो भी किसकी है, इंडिया की है। यानी इंडिया के लैंड के ऊपर जो हवा है दैट विल बी ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। मैं बोला ठीक है मोदी जी, अब इतना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट ईयर सबको बोलता हूं, सारे स्टूडेंट्स को, कि भाई देखो जिस जिसको फीस देना है ना, उसको एक काम करना पड़ेगा। जिस जिसको फीस देना है वो लोग मुझे फीस कहां पे देंगे, तो वो लोग मुझे फीस देंगे सिंपल अपना इधर ये नरोली खाड़ी है ना, तो इसमें मैंने एक बोट हायर किया और उस बोट पे खड़ा होकर मैं सबसे क्या ले रहा हूं, पैसे ले रहा हूं मैं। अब मोदी जी मुझे आके बोलते हैं कि भाई टैक्स भरो। मैं बोला देखो मोदी जी, आपने बोला था जमीन पे पैसे लोगे तो टैक्स भरना है, एयर स्पेस यानी हवा में पैसे लोगे तो टैक्स भरना है। आप मुझे एक बात बताओ कि मैं तो पानी में टैक्स ले रहा हूं, तो पानी में किस चीज का आप मुझसे पैसे मांग पानी में मैं फीस ले रहा हूं, तो पानी में अगर मैं पैसे कमा रहा हूं तो आपने पानी का तो नहीं बोला था वो इंडिया में है, तो आप मुझसे अभी टैक्स मत मांगो। तो मोदी जी बोलते हैं कि इंडिया विल इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर। क्या, टेरिटोरियल वाटर यानी पानी भी, जो इंडिया की टेरिटरी में जो पानी आता है वो भी किसका पार्ट होगा, वो इंडिया का पार्ट होगा। और मोदी जी बोले तुम और कोई दिमाग लगाओ, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं कि इस पानी के नीचे कहीं ना कहीं जमीन तो होगी, तो अगर उस जमीन पे भी, उसको हम सबसॉइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबसॉइल। अगर आप सबसॉइल पे भी पैसे कमाते हो तो वो सबसॉइल भी किसका पार्ट होगी, इंडिया का पार्ट होगी। और इन चारों चीज को मिला के हम इनको बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर। क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल फ्रंटियर। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स आर इंडिया। मैं बोला ठीक है। अब आपकी इतनी बात मैं समझ गया कि इंडिया का मतलब क्या है, टेरिटोरियल लैंड, टेरिटोरियल वाटर, सी बेड लाइंग अंडर इट, एयर स्पेस अबव। अब यानी मोदी जी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दिस इज इंडिया, ये पूरा पार्ट किसका है, ये पूरा पोर्शन किसका है, इंडिया का है। ठीक है, क्योंकि ये लैंड है, ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर का लैंड है, तो दिस विल बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। मैं बोला ठीक है, पहला चीज क्या आ गया पॉलिटिकल फ्रंटियर में,
पॉलिटिकल फ्रंटियर में सबसे पहली चीज आई टेरिटोरियल लैंड, दूसरा क्या आएगा टेरिटोरियल वाटर। अब टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या हुआ, तो टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या हुआ, देखो ये यहाँ पे हमारी सब क्या है, यहाँ पे हमारी सीमा खत्म हो जाती है, यानी यहाँ पे हमारा लैंड खत्म हो रहा है यहाँ सब जगह पे। अब यहां से आप क्या करो, यहां से आप मेजर करो चारों तरफ, ऐसे कितना मेजर करोगे, तो जैसे लैंड पे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ना किलोमीटर के अंदर, वैसे ही पानी के अंदर डिस्टेंस मेजर किया जाता है नॉटिकल माइल्स। क्या, नॉटिकल माइल्स। तो बोले कितना नॉटिकल माइल मेजर करें, तो बोले कि 20 नॉटिकल माइल्स मेजर करो। इंडिया की जो बाउंड्री है वहां से आप 20 नॉटिकल माइल्स मेजर करो पानी के अंदर, तो दैट विल बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो यानी ये मोदी जी ऐसा बोलना चाहते हैं कि ये सारा का सारा पानी, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एक्चुअल में नहीं बता रहा हूं, ये सारा का सारा पानी, ये जो रेड लाइन खींची है मैंने, कहने से ये क्या है, ये सब पानी किसका है, टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर यानी ये पानी पूरा का पूरा किसका है, इंडिया का है। तो यानी इस पानी के अंदर कोई भी इनकम कमाएगा तो दैट विल बी ए पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम, और उस पर गवर्नमेंट चाहे तो क्या ले सकती है, टैक्स ले सकती है। तो कहने ही से अभी तक हमारा टेरिटोरियल वाटर हो गया, टेरिटोरियल लैंड हो गया। अब उसके बाद आता है सी बेड एंड सबसॉइल। अब सी बेड एंड सबसॉइल क्या होता है, तो सी बेड एंड सबसॉइल का मतलब ये है कि बेसिकली कहने ही से ये पानी जो है, इस पानी के नीचे की आप बहुत नीचे जाओगे कहीं ना कहीं तो जमीन आएगी, और कहीं ना कहीं जमीन आएगी तो वो जमीन भी किसका पार्ट होगी, इंडिया का पार्ट होगी। और इस पानी के ऊपर और इस जमीन के ऊपर जो भी हवा है, एयर है, क्या है, एयर है, दैट एयर विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। दैट एयर विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो कहना इसे एयर स्पेस अबाउ। तो दिस बिकम्स अ डेफिनेशन ऑफ इंडिया। अब बोलते हो, तुम लोग बोलते हो मुझे कि सर कितना ऐसा छोटा छोटा चीज पढ़ाते हो हम लोग को, ऐसा थोड़ी ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप क्या खाड़ी के अंदर बोट लोगे और बोट में हमसे फीस लोगे, फीस लेते टाइम जंप करोगे, ऐसा सब बकवास बात मत करो। लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि अगर इंडिया की डेफिनेशन इस तरह से नहीं बनाई जाए तो कितनी गड़बड़ हो सकती है। अभी एरोप्लेन कंपनी के बारे में सोचो, एरोप्लेन कंपनी की एरोप्लेन उड़ी, बराबर है, अब वो हवा के अंदर एरोप्लेन, अगर हवा इंडिया का पार्ट नहीं होता तो लेट सपोज हम लोग एरोप्लेन में बैठे हैं और मुझे भूख लग गई, तो अब जब आप एरोप्लेन में जाते हो तो आपको एक सर्विस मिलती है कैटरिंग की सर्विस, यानी अगर आपको भूख लगती है तो आप वहां पे ऑर्डर कर सकते हो प्लेन के अंदर अंदर, और वहां पे आपको फूड डिलीवर किया जाता है। तो लेट सपोज मुझे भूख लग गई और वहां पे मैंने 500 रुपए का कुछ खा लिया, और 500 रुपीज मैंने किसको दिया, वहां पे एरोप्लेन कंपनी को मैंने हवा के अंदर ही दे दिया। कहने से मैं हवा में खाना खाया, हवा में मैंने पैसे दिए, तो कहने से उसका जमीन से कोई लेना देना है, आंसर इज नो। तो क्या ये इस 500 रुपए पे गवर्नमेंट जीएसटी ले सकती है कि नहीं ले सकती है, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसके लिए प्रैक्टिकली ये सारी सिचुएशन अराइज होती है। यहां तक कि ये जो एयर स्पेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस पे तो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं, एक एडवाइजरी जारी की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, किसके बारे में, कि जो इसरो सैटेलाइट्स छोड़ता है क्या उस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। और उसका जीएसटी का जब सोल्यूशन दिया उन्होंने, तो उन्होंने ये एयर स्पेस का ही लॉजिक दिया। उन्होंने बोला कि भाई जीएसटी एक्सपोर्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता है, यानी हम कोई भी गुड्स और सर्विस इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। अब इंडिया क्या है वो जानना जरूरी है, और इंडिया के बाहर क्या जा रहा है वो जानना जरूरी है। तो उन्होंने, इसरो ने क्या बोला, इसरो ने ऐसा बोला कि भाई हम लोग, इसरो की एक कंपनी है अंतरिक्ष लिमिटेड करके, तो अंतरिक्ष लिमिटेड ने ऐसा बोला कि भाई देखो हम लोग इंडिया से सैटेलाइट, यानी सामान इंडिया से स्पेस में जाता है, तो इट इज एक्सपोर्ट, दैट वाई वी विल नॉट पे द टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट का एक एजेंसी दूसरे एजेंसी से टैक्स लेता है, यानी अंतरिक्ष लिमिटेड को भी टैक्स भरना पड़ता है। तो अंतरिक्ष प्राइवेट लिमिटेड ने बोला कि हम लोग इस पे टैक्स नहीं भरेंगे क्योंकि इट इज एक्सपोर्ट। और फिर जब इसको देखा गया तो ये सच में एक्सपोर्ट निकला। क्यों? क्योंकि इंडिया की डेफिनेशन क्या है, एयर स्पेस, लेकिन सैटेलाइट एयर स्पेस में नहीं जाता है। हमारी हवा, जहां पे हमारा एटमॉस्फेयर जिसके अंदर एयर है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद बाहर की जो यूनिवर्स है उसमें सैटेलाइट जाता है। तो कहना इसे एयर स्पेस के तो बाहर जा रहा है ना, तो सैटेलाइट कहां से गया, विद इन इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, एंड एनीथिंग दैट गोज आउटसाइड इंडिया इज एक्सपोर्ट। तो कहने से जो सैटेलाइट उन्होंने छोड़ा दैट इज एक्सपोर्ट, एंड उसमें जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। तो ये कोर्ट्स में इन पे बहुत अच्छा खासा बहस हो चुका है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो आप इन पे ऐसा मजाक से नहीं ले सकते इनको, ये सब बहुत सारी सीरियस चीजें। आप सब सॉइल और उसका बोलो सर जमीन के, पानी के अंदर नीचे जमीन पे बैठ के कौन पैसे कमाता है, बहुत लोग कमाते हैं। आपने कभी देखा है कि
समंदर के बीचों बीच कुछ रेड कलर के कुछ उन्होंने पिलर्स जैसे खड़े करके एक स्ट्रक्चर बनाया होता है और उससे वो लोग गैस और ऑयल्स निकालते हैं। तो वो गैस और ऑयल कहाँ से निकलता है? वो समंदर के अंदर से निकलता है। तो आप पैसे कहाँ से कमा रहे हो? समंदर के अंदर से पैसे कमा रहे हो आप। तो गवर्नमेंट, अगर आप सी बेड एंड सबसॉइल को अपना पार्ट नहीं बोलोगे तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं ले सकता भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ऐसा हर एक जो चीज है उस चीज को बहुत सोच समझ के यहाँ पे लिखा गया है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। पहला क्या हो गया? टेरिटोरियल लैंड, टेरिटोरियल वाटर, सी बेड, सबसॉइल, लाइंग अंडर इट, एयर स्पेस अबव। अब दूसरा चीज क्या हो गया कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, लेट सपोज ये चाइना है, यहाँ पे ये कौन सी कंट्री है? ये चाइना है, ठीक है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था कि हर कंट्री का ऑफिस दूसरी कंट्री के अंदर रहता है। तो कहने ही से लेट सपोज चाइना के अंदर, ये पूरा चाइना है, ठीक है, यहां पे एक इंडिया का ऑफिस होगा। ये ऑफिस होगा किसका? इंडिया का, बराबर है। तो ये इंडिया का ऑफिस है और ये ऑफिस जो है ना, अब दूसरे पॉइंट में ऐसा बोला गया है कि ये ऑफिस कहां पे है? चाइना के लैंड पे। किसकी जमीन है? ये चाइना की जमीन है, उस पे इंडिया का ऑफिस है। बट दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ चाइना। ये चाइना का पार्ट नहीं कहलाएगा। ये पार्ट किसका कहलाएगा? ये इंडिया का पार्ट कहलाएगा। तो इसीलिए इनको ऑफिसेस को हम बोलते हैं एम्बेसी। क्या बोलते हैं? एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स। तो एम्बेसी बोलते हैं। तो इंडियन एम्बेसी जो फॉरेन कंट्री के अंदर है, इन फॉरेन कंट्रीज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंडिया। भले वो किसकी जमीन पे है? इन सब कंट्रीज की जमीन पे, यानी चाइना की जमीन पे है, लेकिन फिर भी ये पार्ट किसका होगा? ये इंडिया का पार्ट होगा। तो इंडिया की डेफिनेशन में एक चीज और ऐड हो गई। अच्छा, ऐसे ही कहने से एक एम्बेसी, एक ऑफिस चाइना का भी तो इंडिया में होगा, यस और नो? लेट सपोज एक ऑफिस है, चाइना का भी तो ऑफिस होगा इंडिया में। सब कंट्री का ऑफिस दूसरी कंट्री में रहता है। तो ये चाइना का जो ऑफिस है ना, ये भले किसके लैंड पे? इंडिया की जमीन पे है, लेकिन ये इंडिया का पार्ट नहीं होगा। इट विल बी ए पार्ट ऑफ चाइना। तो कहने से फॉरेन एम्बेसीज, यानी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी जो होंगी इन इंडिया विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। बट इंडियन एम्बेसी, इंडिया के जो ऑफिस होंगे चाइना के अंदर, दैट विल बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इंडिया की डेफिनेशन में अभी तक कितनी चीजें आ गई हैं? अभी तक टोटल कितनी चीज आ गई हैं? अभी तक टोटल 2 चीज आ गई हैं। एक टेरिटोरियल लैंड, टेरिटोरियल वाटर, सी बेड एंड सबसॉइल एंड एयर स्पेस अबव। उसके बाद इंडिया की एम्बेसी फॉरेन कंट्री में इंडिया का पार्ट है, लेकिन फॉरेन कंट्री की एम्बेसी इंडिया में इंडिया का पार्ट नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, लेट सपोज कि ये 2 कंट्री हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ये न्यूजीलैंड है, लेट सपोज। अब इन दोनों के बीच में एक शिप चल रही है। क्या चल रही है? एक शिप चल रही है। और ये शिप जो है ये क्या करती है? रोज यहां से ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और कहां जाती है? रोज ये न्यूजीलैंड जाती है और शाम को वापस न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया आती है, ऐसा समझो, ठीक है। अब ये शिप को जो ऑपरेट कर रहा है ना, जो इंसान चला रहा है, इज ए इंडियन। वो कौन है? इंडिया का रेसिडेंट है, इज ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उस केस में ये जो बोट है ना, इवन दो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आती जाती रहती है और उनके पानी में चलती रहती है, लेकिन दिस विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। दिस विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो कहने से थर्ड पॉइंट इंडिया की डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? थर्ड पॉइंट विल बी शिप्स ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट इन फॉरेन कंट्रीज। यानी बाहर के देशों में अगर कोई इंडियन का कोई शिप चल रहा है तो वो शिप इंडिया का पार्ट होगा, उन कंट्रीज का पार्ट नहीं होगा। और लास्ट हमारा यहाँ पे, लेट सपोज मैंने क्या बोला था? लेट सपोज ये इंडिया है, बराबर है। अब यहां से मैंने बोला था 20 नॉटिकल माइल चारों तरफ, यानी ये वाला एरिया ले लो आप, ठीक है। तो ये एरिया किसका पार्ट हो जाएगा? ये पानी भी किसका है? ये पानी भी इंडिया का है। अब लेट सपोज कोई इंसान यहाँ पे पानी, इस पानी में यहाँ पे इनकम कमा रहा है। क्या इनकम कमा सकता है? तो लेट सपोज ये यहाँ से मछली निकाल रहा है, होता है ना बेसिकली, जो मछुआरे लोग होते हैं वो तो पानी में जाते हैं और मच्छी निकाल के लेके आते हैं वहां से। ये आदमी यहाँ पे मच्छी निकाल रहा है। या फिर लेट सपोज कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिलायंस है, उसने एक पूरा प्लांट लगा रखा है और ये समंदर के अंदर से ना ऑयल निकाल रहा है या फिर नेचुरल गैसेस निकाल रहा है, सीएनजी वीएनजी सब यहाँ से निकाल रहा है। तो इस केस में इनको बोलेंगे जो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रिग्स।
जैसे कोयले की खदान होती है ना, वैसे ही जब गैस पानी से गैस निकलता, पानी समंदर के अंदर से गैस निकलता, उसे हम रिग्स बोलते हैं। और दूसरा क्या हो गया, बोट ऑफ फिशरमैन, यानी जो मछली पकड़ने वाले हैं उनकी बोट। अगर उनकी बोट इंटरनेशनल वाटर के अंदर है तो भी वो इंडिया का पार्ट होंगी। अगर कोई इंडियन रेसिडेंट ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग निकाल रहा है और कोई बोट है किसकी, फिशरमैन की, तो वो किसका पार्ट होगी, इंडिया का। लेकिन कब, जब वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर होगी तो। अब इंटरनेशनल वाटर मतलब क्या, तो देखो हमने क्या बोला था, हम लोग ने यहाँ पे बोला था कि ये भाई ये 20 नॉटिकल माइल्स तक हमारा पार्ट है, ये सुनो ये हमारा पार्ट है यहाँ तक। लेकिन इसके बाद का ये जो पानी है ना, ये पानी अगर किसी भी कंट्री का नहीं आ रहा है, हर कंट्री ऐसा 20 नॉटिकल माइल्स ड्रॉ करेगी ना, तो लेट सपोज ये बांग्लादेश है, इसने यहाँ पे 20 नॉटिकल माइल ड्रॉ किया है, तो उस केस में कहना से ये वाला जो पानी है ये बिकम्स इंटरनेशनल वाटर, ये किसी का भी नहीं है, इस पे किसी का भी अधिकार नहीं है, इस पे जो चाहे जो कर सकता है। यानी अगर आप यहाँ पे घूमते हुए पाए गए तो आपको कोस्ट गार्ड या नेवी पकड़ लेगी, लेकिन आप यहाँ पे अगर घूमते हुए पाए गए तो आपको कोई पकड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे ऐसा शिप्स, तो ऐसे जो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हैं जो किसी कंट्री में नहीं आते और इंटरनेशनल वाटर्स में हैं, और अगर वो किसी इंडियन के हैं, किसके हैं, इंडियन के हैं, तो उस केस में वो इंडिया का पार्ट होंगे। उस केस में किसका पार्ट होंगे, इंडिया का पार्ट होंगे। तो इंडिया की डेफिनेशन में टोटल कितनी चीजें आ गई, तो इंडिया की डेफिनेशन में टोटल 4 चीजें आ गई। कितनी चीजें आ गई, टोटल 4 चीजें। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इंडिया इंक्लूड्स, इंडिया में क्या आएंगी, 4 चीजें आएंगी। सबसे पहले आएगी पॉलिटिकल फ्रंटियर, क्या आएगा, पॉलिटिकल फ्रंटियर, जिसमें क्या है, टेरिटोरियल लैंड, टेरिटोरियल वाटर, सी बेड एंड सबसॉइल एंड एयर स्पेस अबाउ। उसके बाद कॉन्सुलेट्स एंड एम्बेसीज, यानी ऑफिस ऑफ अ कंट्री, यानी इंडिया का ऑफिस इन फॉरेन कंट्री इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। यहां पे लिखना है तो लिखना इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया में इंक्लूड होगा, बट डू नॉट इंक्लूड अदर कंट्रीज ऑफिस, अदर कंट्रीज ऑफिस इन इंडिया। यानी जापान की एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो भले वो इंडिया के लैंड पे है लेकिन फिर भी वो इंडिया का पार्ट नहीं होगी। उसके बाद शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट, यानी कोई शिप है, एयरक्राफ्ट है, अगर उसको कौन ऑपरेट कर रहा है, इंडिया का रेसिडेंट ऑपरेट कर रहा है, बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, याद आता है न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया टू न्यूजीलैंड, तो वो भी इंडिया का पार्ट होगी। उसके बाद फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर, ये फॉरेन कंट्रीज के अंदर है, 2 और मोर कंट्रीज के अंदर है, ये कोई कंट्री के अंदर जाके भी वो इंडिया का पार्ट है, लेकिन ये कंट्रीज के अंदर नहीं है, ये इंटरनेशनल यानी फ्री वाटर्स के अंदर है। तो इन पानी में अगर कोई भी आदमी इंडिया का है और वो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग से गैस निकाल रहा है या ऑयल निकाल रहा है या फिर वो मछली पकड़ रहा है, तो उस केस में वो जो भी है वो सब किसका पार्ट होंगे, इंडिया का पार्ट होंगे। तो ये इंडिया की डेफिनेशन हुई। अब आप एक बात सोचो कि आप नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको यही नहीं मालूम कि फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, क्योंकि जब तक फैक्टर इनकम नहीं है तब तक वो नेशनल इनकम में आएगी नहीं। आपको यही नहीं मालूम रेसिडेंट कौन होता है और कौन नहीं होता है, तो आप तो नॉन रेसिडेंट की इनकम भी ऐड कर दोगे इस तरह से। और आपको यही नहीं मालूम इंडिया मतलब क्या, यानी कोई इंसान, बेसिक सी बात करूं तो हमने क्या बोला कि हमने जब यहाँ पे डिस्कस किया तो हमने बोला कि भाई ये जो चाइना के अंदर एम्बेसी है ये किसका पार्ट है, ये इंडिया का पार्ट है। दैट मीन्स ये इंडिया का पार्ट है और इस एम्बेसी में कोई आदमी कोई इनकम कमाएगा, एम्बेसी के अंदर कोई इनकम कमा रहा है, तो वो क्या है, इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा, आंसर इज यस, वो इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। और कोई भी आदमी, इंडिया का आदमी इंडिया में इनकम कमाए तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा। इसीलिए जब तक हमको ये डेफिनेशन ही नहीं मालूम पड़ेंगी तो कहने से हम लोग नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई अगर आपको इंडिया का इनकम, इंडिया का डेफिनेशन इस तरह से एक्सप्लेन, इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो आप और खुद एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप लॉजिकली नहीं पढ़ रहे हो, आप आगे जाके क्या करने वाले हो, रट्टा मारने वाले हो। तो ये पार्ट 1 हो गया। यहां तक मैंने जो पुराना वीडियो था उसमें यहीं तक पढ़ाया था। अब सेकंड पार्ट में हम लोग इसके आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं।